अच्छा जी, स्टार्ट होता है लेक्चर हमारा कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम समटाइम्स कहते हैं इट वर्क्स विद द पल्मोनरी सिस्टम, तो हम इसको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर हम सिर्फ कार्डियक सिस्टम की बात करें तो वो सिस्टम होगा जिसके अंदर हम सिर्फ हार्ट की या सर्कुलेशन की या हार्ट से रिलेटेड और जो आर्टरीज वगैरह उनकी बात करेंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी तब होगा जब हम हार्ट की एज वेल एज द लंग्स की इकट्ठे बात करेंगे। अब ये इनके इकट्ठे कब काम क्योंकि ये काम इकट्ठे कैसे करते हैं, सिंपलेस्ट है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स उसको प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करते हैं, वो वापस आपके हार्ट में आता है और फिर हार्ट जो है वो आपकी बॉडी को पंप करता है। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम इस तरह कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है? सिंपल। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब वो टिश्यूज़ को जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाती हैं टिश्यूज़ को। जब टिश्यूज़ ऑक्सीजन लेते हैं तो एट द सेम टाइम दे एक्सपेल देयर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दैट ब्लड। तो जब ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डाल देते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस फिर हार्ट में आता है, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। उसके अलावा जो तीसरा फंक्शन है हमारे पास, दिस इज का सर्कुलेशन सिस्टम का, दिस इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब हाउ डज सर्कुलेशन रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर? इसके अंदर दो फिनोमेना हैं जो कि आपकी आर्टरीज परफॉर्म करती हैं। वन इज वेजोडाइलेशन एंड द अदर वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजोडाइलेशन क्या होती है? मुझे बताएं जिसमें ब्लड की ज़्यादा फ्लो होता है, इज दैट वेजोडाइलेशन और इज दैट वेजो कंस्ट्रिक्शन? ठीक है, वेजोडाइलेशन। ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो वेजोडाइलेशन होती है। अब पॉइंट ये है कि ये जो वेजोडाइलेशन है ये कहाँ होती है? जिसके अंदर ब्लड टेम्परेचर रेगुलेट होता है या स्किन का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, बेसिकली ये वो सबक्यूटेनियस वेसल्स है। सबक्यूटेनियस का क्या मतलब होता है? नियर द स्किन, वेरी गुड। अंडर द स्किन, ठीक है, स्किन के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल। स्किन इमीडिएट नीचे, जो स्किन के नीचे जो वेसल्स होती है ना, वो सबक्यूटेनियस वेसल्स होती हैं। अगर वो वेसल्स डायलेट करें, जिसके अंदर वेजो डायलेशन हो, ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा स्किन के नीचे से, तो जो एक्स्ट्रा बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, जो कि ब्लड के अंदर भी शामिल हो जाता है, वो उस एक्स्ट्रा फ्लो की वजह से अक्रॉस द स्किन निकल जाता है। मतलब कि अगर ब्लड फ्लो इन आर्टरीज में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इन वेसल्स में या कैपिलरीज में ज़्यादा हो रहा है, तो जब जैसे ही वो स्किन के साथ इन कांटेक्ट में आती है ना, या ब्लड इन कांटेक्ट में आता है, तो जो हीट है ब्लड के अंदर वो स्किन को क्रॉस करती है और बॉडी में से बाहर निकल जाती है। अब मुझे ये बताएं, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था किसी वजह से और वेजोडाइलेशन हुई और ब्लड में से जो टेम्परेचर था वो लॉस हो गया अक्रॉस द स्किन, तो बॉडी के टेम्परेचर को क्या हुआ? अब कम हो गया या ज़्यादा हो गया? और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इस तरह वेज़ोडाइलेशन के थ्रू आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। एट द सेम टाइम, अगर बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन अ वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, या हम किसी माउंटेन पे हैं या ठंड बहुत ज़्यादा है हमारे सराउंडिंग, तो हमारी जो सर्कुलेशन है पेरिफेरीज में या बॉडी की जो स्किन की सर्कुलेशन है ना, वो कम हो जाती है। जिस तरह ब्लूइश नेल्स ब्लू हो जाते हैं या स्किन थोड़ी सी ब्लू होने लग जाती है। आजकल सर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं बताती, आप लोग और मिक्स हो जाएंगे। सिंपलेस्ट बात यह है कि हीट की कंजर्वेशन के लिए जो वेसल्स होती हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्ट मतलब कि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं। उनकी उस कंजर्वेशन की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना वो सेम रहता है, वो लॉस नहीं होता। क्योंकि अगर वो स्किन के पास से गुजरेंगी तो हीट लॉस होगा, उस हीट लॉस को हमने प्रिवेंट करना है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ? बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ? ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है या एक के लिए मेंटेन रहेगा, वेरी गुड। जितना था उतना ही रहेगा, कम नहीं हुआ उससे।
अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को बात क्लियर है। इसके आगे चलते हैं फिर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो आपका ब्लड फ्लो है उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट से पहले एक चीज़ पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज करने से कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, ठीक है। ये डायग्राम से है, ग्राफ है, अभी शो कर रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ रहा है, उतने रेट पे नहीं बढ़ रहा जितना हार्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, और हार्ट रेट भी बढ़ रहा है। अब इन दोनों की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला है, लिख लें आप लोग, इसमें नहीं है, ये आगे किसी डायग्राम उसमें आएगा, किसी ना किसी लेक्चर में आएगा। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय द सिस्टोलिक वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी। दोबारा बताती हूँ, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब हार्ट रेट बढ़ेगा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्डियक आउटपुट एज वेल एज द स्ट्रोक वॉल्यूम, दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी को डिफरेंस नहीं पता स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट का? हाँ हाँ, पर मिनट नहीं होती वैसे। Amount of blood pumped by the ventricle is cardiac output. अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट होता है, बेसिकली यही डिफरेंस है दोनों में। दोनों अमाउंट ऑफ ब्लड है इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट ऑन द बीटिंग ऑफ हार्ट, राइट। लेकिन अगर हर बीट के साथ जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट हो रहा है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और पूरे मिनट में जितनी बीट्स हुई हैं और पूरे मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट हुआ है हार्ट से कलेक्टिवली इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। दोबारा बताती हूँ, cardiac output is the amount of blood ejected per minute from the heart, and stroke volume is the amount of blood ejected per beat of the heart या per contraction of the ventricles। मैम समझ आई? ठीक है, ठीक है, सिंपलेस्ट सी चीज़ है, ज़्यादा फर्क नहीं। रिपीट दोबारा कर दो समीना बेटा। बेटा सीधी सी बात है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अमाउंट ऑफ ब्लड हैं जो कि हार्ट से इजेक्ट होते हैं, ठीक है। ये दोनों की सिमिलैरिटी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्ट बीट करता है ना, हार्ट एक मिनट में कितनी दफ़ा बीट करता है, 72 बीट्स नॉर्मल होती हैं। तो हर बीट के साथ जितना अमाउंट ऑफ ब्लड उसमें से इजेक्ट होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, और पूरे मिनट में वो कितनी दफ़ा बीट किया है और वो कलेक्टिवली कितनी दफ़ा ब्लड उसमें से इकट्ठा निकला है, पूरे मिनट का टोटल करें तो वो कार्डियक आउटपुट होती है, ठीक है। समीना ठीक हो गया? अच्छा, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है एक्सरसाइज के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो। अब मुझे बताएं, डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है, इन दो डायग्राम्स में मेजर डिफरेंस क्या है, ये दोनों जो नीचे बनी हुई? लेफ्ट वाली आपको ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है एट रेस्ट, और राइट वाली आपको ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब एट रेस्ट तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सारे ऑर्गन्स को जा रहा था और बड़ी अमाउंट में जा रहा था, और सबसे ज़्यादा किसको जा रहा था, लिवर को। लेकिन आप एक्सरसाइज में देखें तो अब ये सबका कम हो गया, जा रहा है, ब्रेन का थोड़ा सा ज़्यादा है, हार्ट का भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो किनका है, मसल्स का। ये क्या हुआ, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जिन ऑर्गन्स को पहले जाता था वहाँ से उठा के ज़्यादा ब्लड हमने किसको दे दिया, मसल्स को। अब आपको रीज़न बताएंगे कि एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा ब्लड मसल्स को क्यों गया? मोर O2 रिक्वायर्ड, वेरी गुड, मसल वर्कआउट वहाँ पे होता है। नहीं निता, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं बेटा, यस, मसल का वर्क ज़्यादा है।
क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, हमारे मसल्स इन वर्क हैं, मसल्स उनको ऑक्सीजन चाहिए है, उनको ब्लड सप्लाई चाहिए है, और इस टाइम पे बाकी ऑर्गन्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी मसल्स को है। तो बॉडी खुद अपनी ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है, मसल्स में यहाँ एक्सरसाइज में मसल्स में ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी और ऑर्गन में बढ़ती तो वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो समझ आई है आप लोगों को? ठीक है, आगे मूव करो। अच्छा, आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंपल आप उसका इंट्रोडक्शन है कि होता क्या है। एक हार्ट होता है, ठीक है, वो पंप ब्लड को पंप करता है। उसके बाद आर्टरीज और आर्टरीज निकलती है मेजर, वो आगे डिवाइड करके जाके आर्टीरियोल्स बना देती हैं, और आर्टीरियोल्स बाय द एंड जाके कैपिलरीज बनाती है, और कैपिलरी लेवल के ऊपर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। ठीक है, इसके बाद वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स वेन बनाती है, और वेन्स हैं जो आगे मेजर वेन्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे सुपीरियर वेना केवास वगैरह होती है, वो बनती हैं, और फिर वो डायरेक्ट कहाँ जाती हैं? हार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ वापस जाता है। ठीक है, उसके बाद हार्ट की कुछ लेयर्स होती हैं, या 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम इज द लेयर जिसके अंदर मसल होता है, हार्ट का जो मसल होता है एक्चुअली, और उसके अंदर जो लेयर लगी होती है ये वाली, उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं कि दे आर 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। आउटर मोस्ट इज द एपिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम आती है, और सबसे अंदर एंडोकार्डियम आती है। और इन तीनों लेयर्स में से हार्ट का मसल किस लेयर में होता है? बेसिकली वो मायोकार्डियम। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कार्डियक साइकिल। कार्डियक का एक पूरा साइकिल होता है ना हार्ट का, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है। इसको साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले सिस्टोल है, जैसे ही ख़त्म होता है तो डायस्टोल शुरू होता है, और जैसे ही डायस्टोल ख़त्म होता है तो सिस्टोल वापस शुरू हो जाता है। एक साइकिल की फॉर्म में ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। सिस्टोल है कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड की इजेक्शन होती है। ठीक है, और कितनी इजेक्शन होती है? 2/3 ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में से इजेक्ट होता है पर बीट। डायस्टोल क्या है? रिलैक्सेशन फेज है, और रिलैक्सेशन फेज में होता क्या है? ब्लड की फिलिंग होती है, और एट रेस्ट डायस्टोल इज लॉन्गर देन दी सिस्टोल। ये आगे देखते हैं कि ये क्या है। पूरा कार्डियक साइकिल बेसिकली आपका 0.8 सेकंड्स का होता है, मतलब कि सिस्टोल प्लस डायस्टोल कलेक्टिवली 0.8 सेकंड के होते हैं। इसमें सिस्टोल कितना होता है एट रेस्ट? मुझे बताएं सिस्टोल की कितनी वैल्यू लिखी हुई है? नहीं जैन, आपने 0.5 क्यों कहा? सिस्टोल पूछा मैंने, सिस्टोल। नहीं, डायस्टोल ही, मैंने सिस्टोल पूछा ना। एट रेस्ट सिस्टोल की वैल्यू है 0.3 और डायस्टोल की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो कलेक्टिवली कितना हो गया? दोनों को प्लस करें तो कार्डिक साइकिल कितना बनता है यहाँ? 0.8। ठीक है, ये एट रेस्ट है। अब जैसे ही हमने एक्सरसाइज की, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ गया। तब हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट था, अब हार्ट रेट हमारा 180 बीट्स पर मिनट है। तो सिस्टोल और डायस्टोल में अब देखें टाइम ड्यूरेशन दोनों का थोड़ा हो गया, ये सिर्फ एक का थोड़ा हुआ है? दोनों का थोड़ा हुआ है। ठीक है, सिस्टोल 0.3 से थोड़ा होके कितना हो गया? निता बेटा, किसका ज्यादा हुआ है? निदा असलम बेटा, सिर्फ हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, कार्डियक साइकिल तो कहाँ ज़्यादा हुआ डायस्टोल का? डायस्टोल का पहले 0.5 सेकंड था, अब 0.13 सेकंड है।
कम हुआ है, ये 13 नहीं है, ये 13 है, ठीक है। पहले 0.5 था, 0.13, 0.3 से 0.2 हो गया सिस्टोल, और डायस्टोल 0.5 से 0.13 हो गया, दोनों का थोड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा किसका थोड़ा हुआ है? डायस्टोल का। अब मुझे इसका कार्डियक साइकिल बताए टोटल कितना बनता है एक्सरसाइज में। 0.33, वेरी गुड। नहीं जैन, 0.15 नहीं बनता, ये जो 2 है ना, ये 1 में प्लस होता है। अगर आप इसको ऊपर नीचे लिखें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें, फिर उसके बाद तो 1 के नीचे 2 आएगा और 3 अलग रह जाएगा, तो 2 + 1 3, तो ये 0.33 वैल्यू निकलेगी इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्डियक साइकिल में प्रेशर चेंजेस होती हैं। क्या होता है डायस्टोल और सिस्टोल में? जो डायस्टोल है वो रिलैक्सेशन फेज है ना, उसमें फिलिंग हो रही है ब्लड की, तो उसका प्रेशर कम होता है लेकिन उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है, उसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा है। तो प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स इज लो। बेसिकली जब हम ये सिस्टोल और डायस्टोल की बात करते हैं ना, हम वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करते हैं और मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की बात हुई है। प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज लो, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो एट्रिया में से इसमें आएगा ना, जब वेंट्रिकल ने फिल होना है तो क्या होगा, एट्रिया का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो यहाँ वाला ब्लड इसमें कलेक्ट होगा। फिलिंग इन द ब्लड फ्रॉम एट्रिया, और एवी वॉल्व्स ओपन व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इज लेस देन द एट्रियल प्रेशर। ये वॉल्व्स होते हैं एवी वॉल्व्स, इनको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व्स होते हैं वो एट्रियो वेंट्रिकुलर है, ये यूजुअली क्लोज होते हैं। ये कब खुलेंगे? जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा देन एट्रिया, फिर ये खुलेगा, और ये खुलेगा तो क्या होगा कि एट्रिया में से ब्लड मूव करके वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कब है? जब डायस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल्स का। सिस्टोल क्या है? अब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका प्रेशर राइज कर जाएगा ना, राइट। तो जब इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एक तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा पिछला वाला, अगला वॉल्व खुल जाएगा, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों वॉल्व्स कौन से हैं? इनको कहते हैं सेमिलुनर वॉल्व्स, और ये पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए होते हैं, ठीक है। ये सेमिलुनर वॉल्व्स कब ओपन होते हैं? व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर इज ग्रेटर देन द आयोटिक और पल्मोनरी एओर्टा, या पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा जो है, इन दोनों से प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो ये खुलेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ भी जिस भी चीज़ में प्रेशर जब ज़्यादा होगा ना, तो उससे अगला वॉल्व खुलेगा और उससे पिछला क्लोज हो जाएगा। अगर वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे एट्रिया का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा वेंट्रिकल से, तो ये वॉल्व खुल जाएगा और ब्लड ओके इसमें आ जाएगा। अगर वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिछला बंद हो जाएगा और वेंट्रिकल का अगला वॉल्व खुल जाएगा, ताकि ब्लड मूव कर जाए आपके वैसे आर्टरीज में या अयोटा में, ठीक है। ये प्रेशर चेंजेस का डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? ठीक हो गया। फिर आती हैं हार्ट की साउंड्स। हमें पता है दो साउंड्स होती हैं, S1 और S2 फिजियोलॉजिकल हैं, S3 S4 पैथोलॉजिकल है, ठीक है। दो साउंड्स होती हैं, लब एंड डब। लब सुनाई देती है, S1 आती है जब एवी वॉल्स क्लोज होते हैं, और 2 सुनाई देती है जब S2 वो क्लोज होते हैं, सेमिलर वॉल्स क्लोज होते हैं। तो एवी वॉल्स क्लब कब क्लोज होते हैं? डायस्टोल के एंड पे, ठीक है, जब फिलिंग हो जाती है सारी तब, या जब सिस्टोल स्टार्ट होने लगता है उससे पहले। और S2 तब सुनाई देती है जब एओर्टा वगैरह में से ब्लड पास कर जाता है आगे, तो फिर वो वॉल्व जब क्लोज होते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम है, ये मैं एक्चुअली समझा चुकी हूँ पहले आपको, लेकिन डायग्राम थोड़ी सी फैंसी सी है, तो इसको हम एकदम दोबारा देख लेते हैं। प्रेशर चेंजेस और वॉल्यूम चेंजेस बताएं ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स ओनली, ठीक है। ये सिर्फ वेंट्रिकल की बात हो रही है। अब इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन में सिस्टोल है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और यहाँ से आगे ये दो रेड लाइन के आगे जो है वो डायस्टोल है। मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्शन फेज कौन सा होता है इनमें से? बुरहान, अभी हम वही रिपीट करने लगे दोबारा, ठीक है। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, और रिलैक्सेशन फेज कौन सा होता है? डायस्टोल, ठीक है। अब इसमें देखें, प्रेशर देखें, प्रेशर की वैल्यू को क्या हो रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल? ये ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है?
वेरी गुड। कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल। क्यों इंक्रीज किया ड्यूरिंग सिस्टोल प्रेशर, क्या रीजन था उसके पीछे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुई है। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्शन किसकी हुई है? वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आगे जाएगा ना, और ब्लड को हमें आगे भेजना है, ठीक है, ब्लड को पंप करना है। तो इसमें जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत ज़ोर से, तो उसका जो प्रेशर है वो राइज करता है आगे, ताकि उस प्रेशर के साथ वो ब्लड आगे की तरफ जाए। आगे कहाँ जाता है वेंट्रिकल्स में से ब्लड? वेंट्रिकल के आगे कहाँ जाता है? सेमिलोना वॉल्स में, ठीक है, वहाँ से क्रॉस करके अयोटा में या पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, उसके बाद वो करस्पॉन्डिंग या बॉडी को चला जाता है या आगे चला जाता है लंग्स में। ठीक हो गया? सही हो गया। हमारे पास सिस्टोल में पता है कि प्रेशराइज करता है। तो जैसे ही सिस्टोल खत्म हुआ और डायस्टोल शुरू हुआ, अब प्रेशर को क्या हुआ? अब प्रेशर डिक्रीज कर गया। क्यों? अब डायस्टोल में प्रेशर क्यों डिक्रीज कर गया? क्योंकि रिलैक्सेशन फेज है। वेरी गुड। ठीक है, एक लेयर हो गया। ठीक है, प्रेशर चेंजेस हो गए। अब वॉल्यूम चेंजेस देख लेते हैं। मुझे बताएं सिस्टोल में वॉल्यूम को क्या हो रहा है? क्यों जा रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यों? ये तो बड़ा कॉन्ट्रैक्शन फेज था, फिर इसमें वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है? वेरी गुड। एक तो सिंपल सी बात है, प्रेशर ज़्यादा है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यस, कोमल ने भी सही कहा, तैयबा भी सही कह रही है कि ये ब्लड आगे जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर गया है ना, ब्लड इजेक्शन हो रही है इसमें से। तो जब ब्लड उसमें से निकलता हुआ जा रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ब्लड तो आगे मूव कर रहा है। इसलिए वॉल्यूम जो है वो इसका कम होता जा रहा है। और जैसे ही डायस्टोल स्टार्ट हुआ, अब वॉल्यूम को क्या हो रहा है? अब ज़्यादा हो रहा है। अब क्यों ज़्यादा हो रहा है वॉल्यूम? बिकॉज फिलिंग हो रही है ब्लड की। वेरी गुड। ठीक है, ब्लड अब इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है ना, अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें थी कि सिस्टोल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है, और जैसे ही डायस्टोल शुरू होता है तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। और इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू मूव फॉरवर्ड्स वी नीड हायर प्रेशर, ये याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू मूव फॉरवर्ड वी नीड हायर प्रेशर। ब्लड जब तक हार्ट में प्रेशर नहीं क्रिएट होगा वेंट्रिकल्स में, या ब्लड का प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, वो फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा वेंट्रिकल्स में से। ठीक है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की फॉर्म में करते हैं। नॉर्मल सिस्टोलिक कितना होता है? 120/80 होता है। तो इसकी अगर हम रेंज देखें तो 110/30 सिस्टोलिक नॉर्मल होता है, 70/90 जो है वो डायस्टोलिक नॉर्मल होता है। सिस्टोलिक क्या होता है? प्रेशर जनरेटेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। डायस्टोलिक है प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कार्डियक रिलैक्सेशन, क्योंकि इसमें फिलिंग हो रही होती है। पल्स प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस निकालें तो पल्स प्रेशर है। मेन आर्टीरियल प्रेशर क्या है? एवरेज प्रेशर इन दी आर्टरीज। ठीक है। हाइपरटेंशन क्या है? अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा हो? 140/90 तक अगर हो, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक अगर हो, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन दो टाइप्स की हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जिसका कॉज हमें नहीं पता, और मोस्टली 90% ऑफ केसेस ऑफ हाइपरटेंशन आर प्राइमरी। जबकि सेकेंडरी वो होता है जिसका हमें एग्जैक्ट कॉज पता है। फॉर एग्जांपल, अगर रीनल डिसऑर्डर है कोई किडनी का, और उसके कुछ अरसे के बाद, मतलब कि डिजीज़ है ना, वो किडनी की डिजीज़ है, तो उसके मैनिफेस्टेशन है कि कुछ अरसे के बाद बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो राइज करने लग जाता है या इंक्रीज करने लग जाता है। तो अब सेकेंडरी टू रीनल डिसऑर्डर हमारा हाइपरटेंशन हुआ है ना, तो अब ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर सिंपल हाइपरटेंशन होता है और उसके बाद किडनी का डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो हम कहते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन था। ठीक है। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है इसकी वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? डेपोजिशन ऑफ द फैटी डिपॉजिट्स इन द आर्टरीज। किडनी डैमेज हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है अगर हाइपरटेंशन हो तो।
आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कौन-कौन सी चीज़ें करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, ये 2 मेन चीज़ें याद रखने वाली हैं, डायग्राम एक्सटेंसिव है। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो तो मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है। वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो तो भी आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है। मुझे बताएँ अब किसी ने पौधों को पानी तो दिया होगा आप लोगों ने कभी घर में। जब आप पाइप से पानी देते हैं और आप उस पाइप को बंद कर लें, अपनी उँगली से उसको आगे से बंद कर लें, तो पानी के प्रेशर को क्या होता है? कम हो जाता है पानी का प्रेशर? ज़्यादा हो जाता है? वेरी गुड। इसी तरह अगर हम आर्टरीज़ की बात करें या वेसल्स की बात करें, तो वेसल्स में अगर किसी भी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है, वो रेजिस्टेंस आ सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्म में, ठीक है? हो सकता है आगे कोई फैट का पड़ा हुआ हो, रास्ता नहीं मिल रहा ब्लड को गुजरने के लिए, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा, विस्कोसिटी क्या है, थिकनेस ज़्यादा हो जाए, ठीक है? उसके लिए मूव करना स्लो हो जाए, वो स्लो मूव करे, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है उसके लिए। आप लोगों में से किसी के घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है? होगा, आजकल तो हर घर में कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है, ठीक है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना बेटा, उनकी दवाई चेक करना आप कभी मौका मिले तो, वो ब्लड थिनर्स लेते हैं, लोप्रिन वगैरह या एस्कार्ड होती है, इनमें से कोई ड्रग होती है। उसका मकसद क्या होता है, ये जो ब्लड की विस्कोसिटी है ना, इसको कम करना होता है, क्योंकि ब्लड की थिकनेस होती है उसके उन लोगों के अंदर, ठीक है? ब्लड की थिनिंग करेंगे ताकि वो हाइपरटेंशन से भी बच सकें और खुदा न खास्ता कोई और क्लॉटिंग वगैरह भी ना हो। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली 2 चीज़ें थी कि कार्डियक आउटपुट बढ़े तो मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो तो भी प्रेशर बढ़ जाता है। अब आगे आती है ये जो ब्लड प्रेशर है, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, मतलब कि कंट्रोल कैसे होता है। 2 टाइप की रेगुलेशंस हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। मुझे कोई डिफरेंस बताएगा इसमें? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म। मुझे बताएं फ़ौरन अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी रेगुलेशन है जो कि फ़ौरन से ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगी? वेरी गुड, वो शॉर्ट टर्म, शाबाश। और अगर लॉन्ग प्रोसेस हो बॉडी का, जो आराम आराम से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं या रोल प्ले करते हैं, वो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि शॉर्ट टर्म कौन करता है और लॉन्ग टर्म कौन करता है। लॉन्ग टर्म बेसिकली करती हैं आपकी किडनीज वाया द कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कैसे कंट्रोल करती है? यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करके। अगर ज़्यादा यूरिन को एक्सक्रीट करवा रहे हैं, वॉल्यूम ब्लड में से निकल जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये तब होता है अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ हो। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए वाटर कंजर्वेशन करता है किडनीज, ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो और प्रेशर कम हो जाए, ठीक है? ये तो होगी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो कि किडनी की बात। निदा सडनली शुरू होकर सडनली खत्म हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म होता ही नहीं। लॉन्ग टर्म वो है जो नीचे लिखा हुआ। मैं अभी ये बताने लगी हूँ ना शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बेसिकली कौन करता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एसएनएस। कैसे करता है? आपके बेरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं कुछ एओर्टा में और कैरोटिड आर्टरी में। कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है? नेक में, ठीक है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है और अयोटा हार्ट में से निकल रहा होता है, ठीक है। कैरोटिड साइनस इन कैरोटिड आर्टरीज में लगे होते हैं, ये नीचे होते हैं या नेक में होते हैं, और एओटा के अंदर लगे होते हैं बेरो रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और इसका स्टिमुलस लेके कहाँ जाते हैं? आपके ब्रेन में, ठीक है। रिसेप्टर्स का ये काम होता है ना, डिटेक्ट करके चेंजेस को ले जाएं। किस चीज़ के चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे? प्रेशर चेंजेस को। तो प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट करके जब वो ब्रेन में लेकर जाते हैं, ब्रेन को जाके बताएंगे कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो ज़्यादा हो गया है, अयोटा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा गुजरा है। एक तरह से सीसीटीवी कैमरे हैं ये चेक करते हैं कि ब्लड में अयोटा में से गुजरने वाले ब्लड का कहीं प्रेशर तो ज़्यादा नहीं था,
कहीं कैरोटिड आर्टरीज में से पास करने वाले ब्लड का प्रेशर तो ज़्यादा नहीं था, अगर ज़्यादा था तो फ़ौरन से जाके ब्रेन को बताते कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा था। ब्रेन क्या करता है आगे से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस देता है कि आप अपनी एक्टिविटी को कम कर दें। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इन्फ्लुएंस जाए कि जी ब्लड प्रेशर कम हो गया है, बहुत कम ब्लड जो था वो प्रेशर के साथ गुजरा है यहाँ से और कैरोटिड आर्टरीज में से, तो ब्रेन को स्टिमुलस जाएगा, ब्रेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहेगा कि अब आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें ताकि हमारा ब्लड भी दोबारा बढ़ जाए। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कॉजेज द डिक्रीज इन सिंपैथेटिक। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम कर देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कॉजेज इंक्रीज इन एसएनएस एक्टिविटी। अगर ब्लड प्रेशर पहले ही कम है तो एसएनएस की एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है ताकि ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाए। मुझे बताइए कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है? ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं जी। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन बेसिकली किडनीज करती हैं, और कैसे करती हैं, ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करके। ठीक है, या वाटर की कंजर्वेशन करके या वाटर को एक्सक्रीट कर। फिर है हमारे पास एक्टिविटी ऑफ हार्ट, या आप लोगों ने पढ़ी हुई वैल्यू, इसको जनरली से रिपीट कर देती हूँ। हार्ट की एक्टिविटी स्टार्ट होती है ऐसे नोड से, ट्रैवल करके आती है एवी नोड में, एवी नोड से आगे जाती है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में। ये एवी बंडल है। एवी बंडल फौरन ही डिवाइड कर जाता है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में। ठीक है, ये लेफ्ट राइट ब्रांच है, ये लेफ्ट ब्रांच। लेफ्ट बंडल और राइट बंडल ब्रांच कहते हैं। एपेक्स ऑफ हार्ट पे जाके ये बंडल ब्रांचेस डिवाइड कर जाती हैं पल्किंजी फाइबर्स। इस तरह हार्ट की एक्टिविटी जो ऐसे नोड से स्टार्ट हुई थी वो पूरे हार्ट में ट्रैवल कर जाती है। इस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या जो भी मोड है, दैट इज़ ईसीजी। ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी देखिए कभी आप लोगों ने, उसके अंदर बड़ी ऊपर नीचे वेव से बनी हुई होती हैं इस तरह की, एक नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, इसमें मैं बताती हूँ कि क्या क्या है, शुरू होता है यहाँ से ईसीजी स्टार्ट होती है। सबसे पहले वाली जो वेव है इसका नाम है पी वेव। ठीक है, ये पी वेव, उसके बाद क्यू आर एस, ये इकट्ठी एक ही है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। पहले आई पी वेव, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर आता है टी वेव। ठीक है, अब ये टी वेव यहाँ से शुरू हुई ना और यहाँ ख़त्म हो गई, तो एस यहाँ ख़त्म हुई थी। एस और टी के दरमियान में ये जो जगह होती है ना, इसको कहते हैं एस टी सेगमेंट। सिंपल जो ईसीजी के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो तीन चीज़ें हैं, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। एस और टी के दरमियान की जो जगह है इसको कहते हैं एस टी सेगमेंट। एक ईसीजी, एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, इसी तरह ये चलता रहता है। अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो वो ईसीजी में वेव्स में नज़र आ जाती है। अब पॉइंट ये है कि वो कैसे नज़र आ जाती है, हमें क्या पता कि वो क्या, ईसीजी उल्टी सीधी हो गई तो क्या इंडिकेट कर रही है। उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो वेव्स हैं ये किस हार्ट के चेम्बर को करती हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पी वेव है वो तब आती है जब आपके एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तब आता है जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव तब आती है जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, यानी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। लेट मी रिपीट दैट अगेन। P wave shows atrial contraction या atrial depolarization. QRS complex shows the ventricular contraction, और बड़ी शार्प सी कॉन्ट्रैक्शन है ना, बड़ी पावरफुल है, ventricular contraction or the ventricular depolarization, while the T wave represents the ventricular repolarization. ठीक है, मुझे बताएं इसमें क्या मिसिंग है? सारी एक्टिविटी बता दी है हार्ट की। 。  . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
यस, एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं बताई। एट्रियल रिपोलराइजेशन वैसे कब होनी चाहिए फरहान? किस टाइम पे होनी चाहिए थी अगर हम खुद कहते तो? एट्रियल रिपोलराइजेशन तभी होती है ना जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही होती है, क्योंकि अगर वेंट्रिकल के बाद एट्रिया रिलैक्स करेगा तो फिर तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा कार्डियक साइकिल का। यूजुअली एट्रियल रिपोलराइजेशन होती है एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एट्रिया तब रिलैक्स करते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव क्यूआरएस है तो एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव भी यहीं आनी चाहिए, लेकिन चूंकि हार्ट में वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन बड़ी पावरफुल होती है, इस वजह से एट्रियल रिपोलराइजेशन ईसीजी के ऊपर नहीं आती, ठीक है। ईसीजी के ऊपर यही चीज़ें आएंगी, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं कि ईसीजी का डायग्नोस्टिक यूज़ होता है। कैसे होता है कि आप पेशेंट को एक ट्रेडमिल पे चढ़ा देते हैं। स्ट्रेस इको का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, वो हार्ट के लिए की जाती है। वो ये ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट होता है। ईसीजी लगा देते हैं, ब्लड प्रेशर का कफ लगा देते हैं और उसको ट्रेडमिल पे चढ़ा देते हैं, वर्क करवाते हैं। जब वो काम करता है और उसके बाद अगर उसकी आर्टरीज में एथोसेक्लेरोसिस हो, मतलब कि लेट्स से उसको अंदर एथोसेक्लेरोसिस उसके था, तो क्या होगा कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन आर्टरीज को अंदर ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, वो आगे जाएगा नहीं। लेकिन हार्ट काम कर रहा है और उसको ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ दिस फैटी डेपोजिशन। तो क्या होगा, जो मायोकार्डियम है उनके टिश्यूज को इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया स्टैंड्स फॉर डेप्रिवेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड फ्लो नहीं था या ब्लड नहीं मिला उनको। तो ये जो मायोकार्डियल इस्कीमिया है, इसको लेमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। ये जो हार्ट अटैक है ये ईसीजी पे कैसे शो होता है, एसटी सेगमेंट को डिप्रेशन होती है। कैसे? ये नॉर्मल ईसीजी है, ये एमआई की ईसीजी है। नॉर्मल में क्या है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और फिर टी वेव। अब मुझे बताएं, ये जो मैंने एरिया आपको बताया था एस और टी के दरमियान में, इसको क्या कहते थे? मैंने शुरू में बताया था, वेरी गुड, एसटी सेगमेंट। मुझे बताएं, क्या इन दोनों के अंदर एसटी सेगमेंट में कुछ चेंजेस आई हैं? क्या इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो इस्कीमिया में एसटी सेगमेंट को कुछ हुआ? क्या हुआ? एलिवेट नहीं हुआ मानूर, ये नीचे की तरफ आया है ना, एसटी सेगमेंट नीचे आ गया, तो हम इसको कहते हैं डिप्रेशन हो गई। वेरी गुड, डिप्रेस हो गया। तो एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन इंडिकेट्स द मायोकार्डियल इस्कीमिया। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो इमरजेंसी मेडिसिन में होते हैं, वो इसीलिए बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। हम लोगों का जो मेडिसिन का वार्ड हुआ था ना, फोर्थ ईयर में होता था मेडिसिन का वार्ड, उन्होंने हमें ईसीजी पढ़नी तब सिखाई थी, क्योंकि मेडिसिन वाले लोग इमरजेंसी में होते हैं ज़्यादा। तो ईसीजी, और वो बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है, ईसीजी अलग एक सब्जेक्ट है। हम लोग तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजियोथेरेपी में ईसीजी का इतना वो नहीं है, लेकिन इतनी नो हाउ आपको होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खासा ईसीजी किसी की खराब होती है तो आपको इतना पता हो कि ये जो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, क्योंकि आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया का पता चलेगा तो फ़ौरन से उसको इंटरवेंशन दी जा सकती है ना। आजकल जो हालात हैं हॉस्पिटल्स के हमारे, वहाँ पे स्टाफ कम है, पेशेंट ज़्यादा है। स्पेशली आजकल आप रात को अगर चले जाएँ कभी इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में बहुत रश है, आपको अपना पेशेंट खुद ही देखना पड़ता है। तो अगर ईसीजी हुई है और स्टाफ की नेग्लिजेंस है, असूलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नज़र आता है कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आ रही है, या फिर एक और चीज़ यहाँ पे आती है, ये जो टी वेव है ना, इसकी इस वक्त डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ होती है ना। कभी कभार ये टी वेव इन्वर्जन भी होती है, मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ आ जाती है। क्या आगे लेक्चर में आएगी ये टी वेव की इन्वर्जन भी मायोकार्डियल इस्कीमिया इंडिकेट करती है। एसटी सेग महानूर बेटा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन इंडिकेट करेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं। ये डिप्रेशन है, नीचे की तरफ आए एसटी सेगमेंट, ठीक है। और जब ये आएगा तो ये एम आई को इंडिकेट करेगा। दो टर्म्स हैं, एक एम आई, दूसरा एंजाइना।
याद रखिएगा, एंजाइना होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन माइनर हार्ट अटैक होता है, जबकि जो एमआई है वो प्योर हार्ट अटैक होता है। ठीक है, ये लेक्चर था आप लोग